जे शूटआउट के पहले क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से 24 लोगों को हॉस्पिटल में जाके अटैक करना पड़ा, 500 गोलियां चलानी पड़ी। पप्पा गवली रमा नायक के साथ काम करता था। रमा नायक की एक प्रॉपर्टी को लेके दाऊद गैंग के साथ दुश्मनी हुई। डी गैंग के किसी आदमी की बीवी के साथ पप्पा गवली का अफेयर था और उसकी खबर जो थी उसको मिलने जाया करता, वो खबर डी कंपनी को लगी। अमरोज नहीं अंडरग्राउंड हो गया। उसको पता था कि जब बाहर निकलूंगा तो अरुण गवली मुझे मरवा देगा। दाऊद के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया कि हमारे आदमी को इस तरह बेवकूफ़ बना के शरेआम दिन दिहाड़े अरुण गवली अपने अड्डे पे ले जाता है और उसको मार देता है। अरुण गवली अभी तक भी इस फराक में था कि मैं दाऊद के किसी ऐसे आदमी को मारूं ताकि उसको वो दर्द हो जो मुझे मेरे सके भाई के मरने का हुआ था। उसकी सकी छोटी बहन हसीना पारकर, उसका हस्बैंड, उसको उसने गलियों में गोलियां मार मार के मारा, उसके घर के बाहर दौड़ा दौड़ा के। उसको लेके दाऊद इतना परेशान था कि उसके जान पहचान वाले लोग कहते हैं कि उसको कई दिन तक उसको नींद नहीं आई। दोस्तों, एक और नया दिन, एक नया किस्सा, एक नई कहानी। बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए किस्से कहानियाँ लेके जो सिलसिला हमने शुरू किया था उसमें आज एक बड़ा मोड़ लेके आ रहे हैं, क्योंकि आप सब ने बहुत दिनों से ये फरमाइश कर रहे थे कि आपको मुंबई का जो सबसे सनसनीखेज अंडरवर्ल्ड का जो कारनामा हुआ था, जो जे हॉस्पिटल शूट आउट केस के नाम से मशहूर है, उसका किस्सा आप सुनना चाहते थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, कई पहलू हैं इसके। और इस किस्से ने, इस इंसिडेंट ने बहुत सारे ऐसे सवालात खड़े किए, पुलिस के ऊपर भी, अंडरवर्ल्ड के ऊपर भी, हॉस्पिटल की मैनेजमेंट के ऊपर, सिक्योरिटी एजेंसीज़ के ऊपर, पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस के ऊपर, और क्रिमिनल्स की दिन ब दिन बढ़ती हुई ताकत को लेके जो सवाल खड़े हुए, उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो है वो मुंबई में जे हॉस्पिटल शूट आउट केस से सामने आती है। लेकिन जे शूट आउट को समझने के लिए आपको इसका थोड़ा सा इतिहास समझना पड़ेगा। जे शूट आउट के पहले क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से 24 लोगों को हॉस्पिटल में जाके अटैक करना पड़ा, 500 गोलियां चलानी पड़ी, 3 लोगों को मारना पड़ा, और मुंबई का सबसे बड़ा केस उस ज़माने का बना। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। इसकी शुरुआत होती है अरुण गवली के भाई पप्पा गवली से। अरुण गवली उस समय बहुत छोटा था जब पप्पा गवली रमा नायक के साथ मिलकर मुंबई के अंडरवर्ल्ड को एक हिसाब से बहुत जो पुराना मुंबई था, जिसको हम मेन लाइन मुंबई बोलते हैं, वहाँ पे इनकी हुकूमत चला करती थी। लेकिन जैसे जैसे 84 के बाद, दाऊद के दुबई जाने के बाद, जो इनका दाऊद का गैंग जो ताकत में आया 1990 तक, 6 साल में इतनी ताकत पकड़ी कि बाकी गैंग्स के लिए जीना मुश्किल हो गया। उसको लेके जो दुश्मनी पैदा हुई, अरुण गवली जो लोकल डॉन था, महाराष्ट्रियन था, बेसिकली तो जबलपुर से था वो, मध्य प्रदेश से, लेकिन मुंबई आके क्योंकि उसका बाप एक मिल में काम करता था, कपड़े की मिल में, तो उसको लेके वो एक तरह से अपने आप को लोकल मुंबई का कहने लग गया। वैसे वो गवाला लोग थे मध्य प्रदेश के। खैर, अरुण पप्पा गवली रमा नायक के साथ काम करता था। रमा नायक की एक प्रॉपर्टी को लेके दाऊद गैंग के साथ दुश्मनी हुई। रमा नायक एक उस जमाने में 3.5-4 करोड़ की एक प्लॉट लेना चाहता था, जिसके ऊपर उसने एक बड़ी हाई राज बिल्डिंग बनानी थी। लेकिन एक दूसरी पार्टी उसमें दखल अंदाजी कर रही थी, वो भी उसको लेना चाहती थी। तो उस चक्कर में दाऊद ने बीच में बैठ के समझौता करवाया जब, तो समझौता था वो रमा नायक के खिलाफ चला गया। कहते हैं कि डी कंपनी ने दूसरी पार्टी को फेवर किया। वो एक रीज़न था कि रमा नायक और दाऊद गैंग की आपस में ठहरी।
रमा नायक ने दाऊद के दो लोग जो उस प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व थे उनका मर्डर करवाया। उसका बदला लेने के लिए रमा नायक को मारा गया। खैर ये एक डिफरेंट कहानी है, लेकिन जे हॉस्पिटल के साथ जुड़ी हुई है। अपने भाई का बदला लेने के लिए, रमा नायक का बदला लेने के लिए अरुण गवली ने और उसके भाई पप्पा गवली ने जब कोशिश शुरू की तो वो मामला काफ़ी आगे बढ़ता गया। और कहने को ये कहते हैं कि जब पप्पा गवली को डी कंपनी के लोग ढूंढ रहे थे तो वो ऐसी ऐसी जगह पे छिपता था, कभी मिल्स में जाके, कभी जो मिल वर्कर की जो चॉल्स होती थी, बड़ी बड़ी फैमिलीज जहाँ रहती थी, वहाँ किसी की फैमिली के साथ जाके रहना। तो बहुत लंबे समय तक पप्पा गवली इनको नहीं मिला। अचानक इनको खबर आती है कि माहिम एरिया जो प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम एरिया है, आपको याद होगा कि ये 93 मुंबई ब्लास्ट के जो मेन जो साजिश रची गई थी वो सारी माहिम के इलाके में रची गई थी, जहां टाइगर मेमन और उसकी फैमिली माहिम पुलिस स्टेशन के साथ वाली बिल्डिंग अल हुसैनी में रहते थे। ये एक पब्लिक नॉलेज है। तो माहिम इलाके में कहते हैं कि डी कंपनी का एक शख्स था, मुस्लिम शख्स था, जिसके बीवी के साथ पप्पा गवली के रिलेशन थे। पप्पा गवली अरुण गवली का भाई। तो ये कहानी मुझे लगता है कि बनाई गई है, मकसद कुछ और था, क्योंकि अंडरवर्ल्ड वाले जब किसी का मर्डर करवाते हैं या गैंग वार होती है तो उसमें असल मुद्दा कुछ और होता है, लेकिन अपने लोगों को बचाने के लिए, ताकि पूरा जो इल्ज़ाम है कत्ल का वो अंडरवर्ल्ड तक सीधा नहीं पहुंचे, तो एक नई कहानी घड़ी जाती है कि इसका उसकी बीवी के साथ चक्कर था, ये उसकी बहन को छेड़ता था, ये उसके भाई को तंग करता था। तो ऐसी कहानियाँ बनाई जाती हैं आरोपियों को कानून से बचाने के लिए। तो इसी किस्म की ये कहानी सामने आई कि डी गैंग के किसी आदमी की बीवी के साथ पप्पा गवली का अफेयर था, और उसकी खबर जो थी उसको मिलने जाया करता, वो खबर डी कंपनी को लगी। तो 1990 में माहिम में डी कंपनी के लोगों ने पप्पा गवली का पीछा करते हुए उसको वहाँ पे मार दिया। अरुण गवली के सगे भाई को डी कंपनी के लोगों ने मार दिया, और ये दुश्मनी फिर अरुण गवली की और डी गैंग की वहाँ से बढ़ने लगी। अब दाऊद के जो भाई थे, अब अरुण गवली इस चक्कर में था, इस फिराक में था कि क्योंकि दाऊद ने उसके भाई को मारा है तो वो दाऊद के किसी भाई को मारे। उसके लिए ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि दाऊद के सब भाई जो थे वो काफ़ी समय पहले दुबई चले गए थे। एक ही भाई था इकबाल कासकर, जो पाक मोड़िया स्ट्रीट में रहता था। वो एरिया दाऊद का स्ट्रॉन्ग एरिया था, उनके आदमी सैकड़ों की गिनती में वहाँ रहते थे। तो पाक मोड़िया स्ट्रीट में जाके दाऊद के घर में घुस के उसके भाई को मारना कोई आसान काम नहीं था। तो उसने बदला लेने के लिए अरुण गवली ने एक सॉफ्ट टारगेट ढूंढने की कोशिश की। अब अंडरवर्ल्ड का एक असूल है कि जो आपस की दुश्मनी होती है वो आपस में निपटाई जाती है, कभी किसी के फैमिली तक नहीं जाते, कभी किसी की वाइफ को, किसी की माँ को, बाप को, भाई को नहीं मारते, जब तक वो अंडरवर्ल्ड में या इस किस्म की गतिविधियों में इन्वॉल्व नहीं हो। तो अरुण गवली जो गुस्से में पागल था अपने भाई का बदला लेने के लिए, उसने 2 साल तक ये उड़ीक करता रहा मौके की कि कब मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं दाऊद की उस दुखती रग पे हाथ रखूं जिससे दाऊद से बदला लेने की उसकी तमन्ना पूरी हो। उसको इकबाल नहीं मिला, दाऊद के भाई नहीं मिले, और जो उसके भाई को मारने में लोग इन्वॉल्व थे उनको एक के करके अरुण गवली ने मरवाया। और उसमें जो मेन आदमी था वो था मनोज कुलकर्णी। मनोज कुलकर्णी एक दाऊद का खास आदमी था। उसकी एक गाड़ी जो थी उसमें बैठ के आरोपी जो दाऊद के लोग थे वो गए थे पप्पा गवली को मारने के लिए। तो अरुण गवली ने अपने तरीके से, खबरियों से उस गाड़ी का नंबर निकाला। नंबर निकाल के मालूम पड़ा कि वो मनोज कुलकर्णी के नाम पे रजिस्टर्ड है, और अरुण गवली ने अपने जासूस कह लो, खबरी कहो, वो मनोज कुलकर्णी को ढूंढने के लिए लगा दिए। अब मनोज कुलकर्णी अंडरग्राउंड हो गया, उसको पता था कि जब बाहर निकलूँगा तो अरुण गवली मुझे मरवा देगा। तो ये कैट एंड माउस, जो चूहे बिल्ली का खेल है, ये चलने लगा।
और एक दिन अरुण गवली को खबर मिली कि मनोज कुलकर्णी की बहन की शादी है और वो अपनी बहन की शादी पे वीपी रोड जो एरिया है मुंबई का, वहाँ पे जो हॉल था शादी का, वहाँ वो अपनी बहन की शादी अटेंड करने आएगा। अब देखिए कि अंडरवर्ल्ड के लोग अपने कारनामों को अंजाम कैसे देते हैं। अरुण गवली को मालूम था कि वीपी रोड जैसे इलाके में जाके जो इलाका पुलिस स्टेशन के नज़दीक भी है, क्राउडेड एरिया है, वहाँ पे दाऊद के लोग भी होंगे क्योंकि मनोज कुलकर्णी की बहन की शादी है, बहुत लोग, लेडीज़, बच्चे, सब लोग होंगे, तो वहाँ पे गोलीबारी करनी या हथियारों का इस्तेमाल करना, कोलैटरल डैमेज बहुत हो सकता है। एक गोली चलाएगी और गोली तो आदमी देखती नहीं, किसको जाके लगेगी पता नहीं। तो उन्होंने एक नया ऐसा प्लान बनाया बम्बई के अंडरवर्ल्ड की हिस्ट्री में पहली बार कि शक भी नहीं हो और उनका काम भी हो जाए। अरुण गवली ने एक एम्बेसडर कार सफ़ेद रंग की किसी से मंगवाई और उसका छोटी मोटी उसमें चेंजेस करके ऐसे उसको रूप दिया उस एम्बेसडर गाड़ी को कि लगे कि जैसे वो पुलिस की गाड़ी। उस ज़माने में मुंबई की पुलिस के ऑफिसर एम्बेसडर गाड़ियाँ इस्तेमाल किया करते थे, जहाँ जीप हुआ करती थी, महिंद्रा की जीप कंपनी की। तो एम्बेसडर गाड़ी में 6 इसने अपने हथियार बंद शार्प शूटर अरुण गवली ने भेजे और उनकी जो कपड़े थे ऐसे पहनाए जैसे पुलिस वाले सिविल में पहनते हैं। सबको खाकी पैंट पहनाई, किसी को काले शू, किसी को लाल शू। अब लाल जूता चमड़े का मुंबई में ऑफिसर पहनते हैं। उनका हेयर कट भी ऐसे करवाया गया जैसे पुलिस वाले करते हैं। तो ऊपर उसी तरह की कमीज़ और वहीं उसी तरह रिवाल्वर अंदर जैसे क्राइम ब्रांच के ऑफिसर लगाते हैं। तो 6 के 6 ऑफिसर भेजे और वो बिल्कुल उनका हुलिया बनाया क्राइम ब्रांच के ऑफिसर जैसा। और वो शादी के उस जगह पे पहुंचते हैं जहां मनोज कुलकर्णी अपनी बहन की शादी की रस्म में लगा हुआ था। तो एक आदमी जाके उसके कान में कहता है जाके कि आइए, हम पुलिस वाले हैं, आपको लेने आए हैं, आपकी जान को खतरा है जहाँ पे अरुण गवली आपको मरवा सकता है, तो हम आपको लेने आए हैं सेफ जगह पे, आपकी जान को बहुत खतरा है, हम नहीं चाहते हैं शादी में खून खराबा हो। और एक सेकंड के लिए भी मनोज कुलकर्णी को ये शक नहीं हुआ कि ये लोग किसी तरह अरुण गवली के आदमी भी हो सकते हैं। जिस तरह की कहानी उसको सुनाई गई उसने मानी और बड़ी शांति से बेखौफ होके बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उनके साथ जाके एम्बेसडर गाड़ी में बैठ गया और वो गाड़ी सीधी उसका आँख मुँह बंद करके उसको लेके अरुण गवली का जो स्ट्रॉन्ग हाउस था, दगड़ी चाल जिसको बोलते हैं, इसीलिए वो एरिया है दगड़ी चाल, एक बहुत बड़ी मिल है, चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं, एक 30 फुट ऊंचा गेट है मेन उसका, 30 फीट हाई, और उसके एक तरफ दुकानें जिनका दरवाज़ा पीछे भी खुलता है। वो पूरा एक तरह से अरुण गवली का किला था, गढ़ था उसका। और उसके बड़े गेट को खोल के वह एम्बेसडर गाड़ी अंदर गई और उन्होंने एक उसी दगड़ी चाल में ही एक घर में एक सो कॉल्ड इंटरोगेशन रूम बनाया हुआ था। वो बिल्कुल उसी किस्म का था जैसे पुलिस के इंटरोगेशन रूम होते हैं। तो उस तरह की लाइटें लगाई हुई, अंदर टायर लमकाए हुए, मारने के हथियार रखे हुए, बेल्ट, डंडे, सोटी, ये वाला पलम। तो वहाँ पे उसको लेके जाके रखा। इसको जब इसकी आंखें खोली तो इसको फिर भी यकीन नहीं हुआ कि मैं क्राइम ब्रांच के ऑफिस में नहीं हूँ बल्कि अरुण गवली के अड्डे पे पहुँच गया हूँ। इसको लगा कि मुझे ये पुलिस का ही सेटअप लगता है, तो शायद ये पुलिस वाले ने मुझे यहाँ सेफ रखा हुआ है। इसकी आंखें तब खुली जब अरुण गवली सामने आया। उसने आके इसको बोला कि बताओ भाई, तेरे भाई को मारा था तुमने, गाड़ी सप्लाई की थी, अब बताओ क्या सलूक किया जाए तुम्हारे साथ। खैर वो लंबी थोड़ी बात है। वो इंटरोगेशन रूम में इसकी पूरी इंटरोगेशन हुई, सब पूछा गया तुम्हारे साथ कौन कौन लोग थे, हथियार कहाँ से लाए थे आप, किस किस को आपने और मारा है। पूरी जैसे पुलिस इंटरोगेशन करती है मनोज कुलकर्णी से, वो पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के उसको गोली मारी और मार दिया। और काफ़ी दिनों के बाद उसकी लाश जो थी वो वहाँ से दूर जाके फेंकी गई, जो बाद में पुलिस ने रिकवर की। वो खैर वो दूसरा किस्सा। और ये इतना बड़ा डेयरिंग किस्सा अरुण गवली ने कर दिया जो दाऊद के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया कि हमारे आदमी को इस तरह
बेवकूफ़ बना के शरेआम दिन दिहाड़े अरुण गवली अपने अड्डे पे ले जाता है और उसको मार देता है। तो ये एक बहुत बड़ी एक अंदरूनी चोट थी जो दाऊद गैंग को लगी। उसके बदले में दाऊद के लोगों ने, डी कंपनी के लोगों ने, जो लोग मनोज कुलकर्णी को उठा के लेके गए थे पुलिस वाले बन के, उनको ढूंढ ढूंढ के मारना शुरू किया। तो इसी चक्कर में 2 साल लग गए, 90 से लेके 92 तक। अब वो किस्सा आता है जहाँ से अरुण गवली और दाऊद की सीधी टक्कर फिर होती है। और अरुण गवली अभी तक भी इस फिराक में था कि मैं दाऊद के किसी ऐसे आदमी को मारूं ताकि उसको वो दर्द हो जो मुझे मेरे सके भाई के मरने का हुआ था। ये एक ह्यूमन नेचर, एक बदले की भावना जो अरुण गवली के दिमाग में चल रही थी, वो ज़ोर पकड़ती जा रही थी। उसने अपने खबरियों के थ्रू सोचा कि मैं दाऊद के भाइयों को तक तो नहीं पहुंच सकता, तो जैसे मैंने पहले कहा, एक सॉफ्ट टारगेट। अब सॉफ्ट टारगेट क्या हो सकता है? दाऊद के परिवार के किसी और शख्स को मारा जाए जो डायरेक्टली उसके धंधे में इन्वॉल्व नहीं हो। और वो शख्स उसको मिला तब जब उसने दाऊद की सबसे प्यारी जो बहन, जिसको दाऊद अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था, हसीना पारकर, उसका हस्बैंड, उसका खावन इस्माइल पारकर, उसके ऊपर अरुण गवली ने निगाह रखी। कई महीनों तक उसके पीछे अपने सुए लगा के रखे, ये देखने के लिए कि वो कहाँ जाता है, कब आता है, उसके साथ कितने आदमी होते हैं। और हुआ भी ऐसे कि जब दाऊद का अपना जो स्ट्रॉन्ग हाउस था पाक मोरिया स्ट्रीट में, वहाँ तो दाऊद के लोग रहते थे, लेकिन उसकी बहन जो थी वो शादी करके टेमकर मोहल्ला में चली गई थी। डोगरी में पड़ता था, इसके इलाके से थोड़ा दूर था। और टेमकर मोहल्ला में इतने लोग नहीं थे दाऊद के जो हथियारबंद हों या कुछ डेरें किस्म के हों। फैमिली के लोग, इसके वेल विशर जो थे, वो काफ़ी रहते थे वहाँ। तो अरुण गवली ने अपने आदमी भेज के, जिनमें सुरेश हल्दनकर और बच्ची सिंह, ब्रजेश सिंह, ऐसे लोगों को जो नामचीन क्रिमिनल थे उस ज़माने के, उनको भेज के, अब एक डेट आप याद रखना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये डेट याद रखनी बहुत ज़रूरी है जो मैं बताने जा रहा हूँ। और इस कहानी को पूरा सुनना, जितने मिनट भी लगेंगे, अगर आपने ये कहानी पूरी नहीं सुनी तो इसका जो दूसरा हिस्सा आएगा जे शूट आउट वाला, वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये याद रखना कि ये एपिसोड आपने पूरा सुनना है, नहीं तो कल आपको दोबारा सुनना पड़ेगा। ये आखिर वो दिन आया 24 जुलाई 1992। अब 24 जुलाई याद रखना, इसका माना क्या था 24 का, 24 का। 24 जुलाई को अरुण गवली के 4 लोगों ने इसका पीछा करते हुए टेमकर मोहल्ला में जाके इस्माइल पारकर को, जो दाऊद इब्राहिम का जीजा था, उसकी सकी छोटी बहन हसीना पारकर, उसका हस्बैंड, उसको उसने गलियों में गोलियां मार मार के मारा, उसके घर के बाहर दौड़ा दौड़ा के उसकी हत्या की दिन दिहाड़े। लेकिन कुछ लोग वहाँ पे ऐसे हुए इकट्ठे, उन्होंने इन लोगों को, कि छोटी छोटी गलियाँ हैं, तंग रास्ते हैं, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहाँ गाड़ी लेके, मोटरसाइकिल लेके जाना बहुत मुश्किल है। तो लोगों ने इनका पीछा, निहत्थे लोगों ने इन 4 हमलावरों का पीछा किया, इनको पकड़ के इनकी पिटाई की और बुरी तरह मारा इनको। और इनमें से मतलब इतनी बुरे तरह पीटा कि इनको कई महीने हॉस्पिटल में रहना पड़ा। उसके साथ जो डोगरी पुलिस स्टेशन लगता है थोड़ी दूर, ये शोर शराबे की जब आवाज़ पुलिस स्टेशन तक पहुंची तो पुलिस ने आके उन 4 को वहाँ से बचाया और उनको बड़ी मुश्किल से निकाल के अपनी गाड़ी में उनको जे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। और वहीं पे उनको मेडिकल इनिशियल करवा के, कोर्ट में एप्लीकेशन दे के, उनका रिमांड लेके, उनको एक जो हॉस्पिटल में एक मेडिकल वार्ड होता है, वो जे हॉस्पिटल के 1st फ्लोर पे बना हुआ था, 18 नंबर वार्ड में,
उसमें सब जितने लोग थे 20-22 जो बेड लगे हुए थे, उसमें सब क्रिमिनल लोग ही होते हैं जो जेल में सज़ा भुगत रहे हैं, उनको कहीं बीमार हो गया तो ला के उस वार्ड में रखना, या कोई और आदमी जो कई बार बहाना करते हैं कि मैं पुलिस के रिमांड में नहीं जाऊं, बीमारी का बहाना करके वो मेडिकल ग्राउंड पे हॉस्पिटल चले जाते हैं, इस किस्म के लोग भी होते हैं। तो उस वार्ड में उनको रखा गया। अब 24 जुलाई को ये 4 आदमी, जिनको दाऊद के बहनोई के घर के बाहर पकड़ के हॉस्पिटल लाया गया था और जिन्होंने दाऊद के बहनोई को मारा था, वो 4 लोग हॉस्पिटल में 24 तारीख को दाखिल करवा दिए गए। अब ये दाऊद के लिए बहुत बड़ा झटका था। मनोज कुलकर्णी का जाना और उसके बाद इसके बहनोई का मर्डर होना दिन दहाड़े, उसको लेके दाऊद इतना परेशान था कि उसके जान पहचान वाले लोग कहते हैं कि उसको कई दिन तक उसको नींद नहीं आई। और उसने बदला लेने के लिए दाऊद ने जो स्कीम बनाई, जो प्लानिंग घड़ी, उसके लिए तैयारी करने के लिए दाऊद ने क्या किया, वो आपको आने वाले एपिसोड में सुनाएंगे। एक बार फिर आपको बता दूं कि ये एपिसोड आप पूरा सुनोगे तो इसका पार्ट 2 जो है, जे हॉस्पिटल शूट आउट का पार्ट 2, वो आपको समझ में आएगा। उड़ीक कीजिए, इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए शुक्रिया।